अगर साथियों आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो 100-200 मीटर की दौड़ से कुछ नहीं होगा, आपको मैराथन भागनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको सफल होना है तो 1-2 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने उस गोल को अचीव कर पाओगे जिस गोल के लिए आप लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। साथियों जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, कार्तिक शर्मा। साथियों आज पढ़ेंगे हम जनगणना, और मुख्य रूप से हम 2011 की जनगणना पढ़ेंगे। साथियों जनगणना की बात करें तो जनगणना में हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम हर एग्जाम में देखने को मिलता है। साथियों में जनगणना में से एक क्वेश्चन आता है, सिंपली क्वेश्चन आता है, लगभग बार तो हमें 2011 की जनगणना से मिल जाता है, या जो जनगणना का बेसिक नॉलेज है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। साथियों ये क्वेश्चन इतना हार्ड टॉपिक नहीं है साथियों, जो बंदा आसानी से क्लास को 1 घंटे दे दे, इस टॉपिक को आधे घंटे की जो क्लास है आधे घंटे अलग से दे दे, तो ये टॉपिक उस बच्चे का क्लियर हो जाएगा। साथियों उसे दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ आज के इस टॉपिक में, जनगणना के टॉपिक में। साथियों अब हम बात करते हैं जनगणना। अभी हमारे दिमाग में आती है क्या होती है जनगणना। जनगणना क्या होती है? जन से हम कह सकते हैं लोग, गणना यानी गिनना, लोगों को गिनना। मतलब कि एक क्षेत्र या कहीं पर भी लोगों को गिनकर हम बताते हैं, जैसे हमारी क्लास है, उस क्लास में 50 छात्र बैठे, उस क्लास में 50 छात्र हैं। इसी तरह हमारे देश में कितने लोग हैं, पर्टिकुलर राज्य में कितने लोग हैं, पर्टिकुलर जिले में कितने लोग हैं, पर्टिकुलर गांव में कितने लोग हैं, उन लोगों को गिनना, उसी को हम जनगणना कहते हैं। साथियों और लास्ट टाइम जनगणना जो हमारे भारत में हुई थी 2011 में हुई थी। साथियों 2021 में होने वाली थी जनगणना, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि उसका कारण हम कह सकते हैं महामारी, जो कोरोना जैसी महामारी आई थी जिससे पूरा विश्व जूझा था। साथियों वो एक कारण है जिससे जनगणना का अभी तक, वो जनगणना का आंकड़ा हमारे साथ 2021 में आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आ पाया। जल्दी आ जाएगा साथियों हमारे सामने वो आंकड़ा भी। अभी हम पढ़ते हैं, अभी तो ये 2011 का इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं साथियों। तो हम पढ़ते हैं 2011 के बारे में, जनगणना के बारे में। साथियों हमें जनगणना का सर्वप्रथम लिखित परिणाम मिलता है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य था ना साथियों, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था साथियों। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। साथियों मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी एक इंडिका नामक पुस्तक। साथियों कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस इंडिका पुस्तक में हमें देखने को मिलता है साथियों, उस इंडिका पुस्तक में हमें जनगणना के बारे में देखने को मिलता है। साथियों सर्वप्रथम जनगणना के बारे में, जहां पर लोगों को गिना गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्षेत्र में जो लोग थे ना, उनको गिनती की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वही गणना के बारे में हमें इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है, जिसका सबसे पहले उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था। इसके बाद में साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति नहीं कह सकते साथियों, हम कह सकते राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के रूप में अर्थात सलाहकार के रूप में कौटिल्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं साथियों, वही जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। साथियों उन्हीं के बारे में, उन्हीं की पुस्तक थी एक अर्थशास्त्र। साथियों कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी। उसमें भी हमें ये चीज जनगणना के बारे में मिलता है। इसके बाद में साथियों हम आए अकबर काल में। अकबर के एक दरबारी था अबुल फजल। साथ ही उसने एक आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी हमें जनगणना के बारे में मिलता है। साथियों इस प्रकार हम इतिहास से हमारे देखें तो हमारे इतिहास में जनगणना के बारे में, भारत का जो इतिहास है उसमें जनगणना के बारे में बहुत सी किताबों में उल्लेख हुआ था साथियों, जो मुख्य मैंने बताई भी आपको, जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, काफी बार आप ध्यान भी रखना साथियों। इसके बाद हम चलते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में सबसे पहले जनगणना की बात है किसमें साथियों? आधुनिक भारत में। साथियों सबसे पहले बात आती है आधुनिक भारत में। आधुनिक विश्व में फिर बात करते हैं विश्व की। साथियों आधुनिक विश्व में प्रथम बार
आधुनिक विश्व में प्रथम बार जनगणना 1749 में हुई थी साथियों। 1749 में हमें आधुनिक विश्व में प्रथम बार जनगणना देखने को मिलती है साथियों। यह हुई थी स्वीडन देश में साथियों। कौन से देश में? स्वीडन। अगर आपको पूछ ले आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जनगणना की थी, तो आपको बताना स्वीडन। कब की थी? 1749 में साथियों। अब साथियों आज हम देख रहे हैं, फिर हम आते हैं आज हमारी जनगणना। आज हमारी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद में हो रही है साथियों। हाँ, इस बार नहीं हुई, कोई ऐसे नहीं बोलते सर इस बार तो नहीं हुई, नहीं हो पाई क्योंकि इस बार एक महामारी आई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। परंतु हम देख रहे हैं वैसे हर बार हर 10 साल से जनगणना हो रही है। तो उसी जनगणना को दशकीय रूप में जनगणना को शुरू करने वाला देश कौन सा था? सवाल आता है आपके दिमाग में और एग्जामिनर भी काफी बार पूछता है कि दशकीय रूप में, याद रखना साथियों, दशकीय रूप में चालू करने वाला देश था अमेरिका। दशकीय रूप में चालू करने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका ने कब की थी? 1790। हो गया साथियों। अब बात करते हैं हम, एक चीज और देखने को मिलती है। अभी आप देख रहे हो कि ये जनसंख्या है क्या? हम जनसंख्या की एक चीज देखें ना साथियों, हमारे ये मान लीजिए ग्लोब है। ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट रखा है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। साथियों आपको जान के बहुत ज्यादा अचंभा होगा कि जो 90% जनसंख्या ना, 90% जनसंख्या वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और बची 10% दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये गर्म इलाका है साथियों, इसमें 90% जनसंख्या निवास करती है विश्व की, और जो 10% बच गई ना वो इस गोलार्ध में करती है। अब देख लीजिए आप, तभी यहां देख लीजिए जो जनसंख्या वाले मैक्सिमम देश है ना, जनसंख्या वाले जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो सभी इसी। और अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा था साथियों, वैसे तो मैं आपको जब महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा जरूर, पर यहां पर भी बता देता हूं कि आपने सुना होगा एशिया महाद्वीप का नाम। वैसे तो एशिया महाद्वीप का नाम हमने सभी सुना, हम भी एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं, भारत भी आज एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है साथियों। तो एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, 60% जनसंख्या। अब देख लीजिए साथियों आप, अभी वहां की भी बात आई 60% जनसंख्या। अब बात चलते हैं भारत में साथियों। तो भारत की बात है ना, तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, 17.5%। कितनी साथियों? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। कितनी साथियों? 17.5%। लगभग हम कह सकते हैं, लगभग हम इस बार जो जनगणना का रिजल्ट आएगा ना साथियों, उसमें हम लगभग 1/5 जनसंख्या पर राज हमारा होगा। मतलब कि हमारे देश की होगी 1/5 जनसंख्या। अब देख लीजिए साथियों, हमने कौन से क्षेत्र में हम विकसित हो रहे हैं आज हमारी, हम कह सकते हैं कि आज हमारी जो देश विकसित में इतना टाइम लग रहा है, इतनी धीमी गति से विकसित हो रहा है देश, संसाधनों की कमी होगी। जैसे आपको भी पता है साथियों, जितने ज्यादा लोगों के संसाधन की तो कमी होना है ही, और वो कमी हो पा रही है जनसंख्या। अगर जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे ना साथियों, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको पता है जनसंख्या पर नियंत्रण तो हमें करना पड़ेगा साथियों। अब देख लीजिए, जब से हमारी जनगणना और एक साथियों एक चीज और बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन सा समय था, हर बार 10 वर्ष की जो जनगणना हो रही है ना, तो कौन सा कार्यकाल था जनसंख्या का वो जिसमें जनसंख्या घटी थी। मतलब पहले जनगणना हुई, उसके बाद में जो दोबारा जनगणना हुई थी ना, उसमें उससे जनसंख्या कम थी जो पहले वाली जनगणना हुई। वो था साथियों 1911 से लेकर 21 का काम। 1921 में जो जनगणना हुई थी ना, सॉरी 1911 में हुई थी साथियों, तो 1921 में उससे कम जनसंख्या थी। अब देख लीजिए, एक ही ऐसा कार्यकाल आया था जिसमें जनसंख्या घटी, और हमेशा तो हमने बढ़ाई थी साथियों। ये एक ही कार्यकाल है जिसमें हमने जनसंख्या हमारी कम देखने को मिलती है साथियों। तो साथियों मैंने आपको इंपोर्टेंट बताई। एक चीज और आती है साथियों, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 2001 में सर हमारी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी विश्व में? तो देख लीजिए साथियों, एक में लगभग 16.8
16.8% के लगभग करीब थे हम। 16.8, विश्व में हम 16.8 जनसंख्या रखते थे। 2011 में आए हम 17.5 और 2020 जो 21 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जनसंख्या रिजल्ट काफी जल्दी आने वाला है और उसमें हम साथियों आराम से 20% क्रॉस कर लेंगे। और वैसे तो आपको पता ही होगा साथियों, जो नई हमारे पास आ रहा है रिजल्ट, उसमें भारत जनसंख्या में नंबर 1 पहुंच गया है। जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पहुंच गया भारत। चलो किसी मामले में तो हम नंबर 1 पहुंचे साथियों। तो हमने जनसंख्या पर अचीवमेंट पा ली है, प्रथम स्थान लाने की। चीन काफी समय से हमारे आगे था, हमने उसे भी पछाड़ दिया साथियों। अब हम बात करते हैं जनगणना के बारे में साथियों। जनगणना 2011 के बारे में, आखिरकार क्या था 2011 की जनगणना में साथियों। अब बात आती है 2011 की जनगणना के बारे में, तो हम पढ़ रहे हैं साथियों भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई। उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं साथियों, भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो भारत में हमें पहली बार जनगणना 1872 में देखने को मिलती है साथियों। 1872 में हमें पहली बार जनगणना को देखने को मिलती है साथियों। उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड मेयो। अब साथियों एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सीधा लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन, कि भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। ये भी पूरे था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो, याद रखना साथियों। इसके बाद में आता दशकीय रूप में। आज देख रहे हैं हम साथियों, जो 11 वाला आंकड़ा है ना, जैसे कि हम बात करते हैं 81, 91, 61, 51, इस रूप में हो रही है जो जनगणना, वो कब से प्रारंभ हुई थी। तो वो हुई थी साथियों 1881 से, मतलब कि दशकीय रूप में। जो बताया था ना मैंने, अमेरिका में दशकीय रूप में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी, तो भारत में दशकीय रूप में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 में। याद रखना साथियों, और अपने नोट्स में भी लिख लेना में। अब साथियों आपने पढ़ लिया, इस चीज को समझ लिया। अरे ये किसके कार्यकाल में हुई थी, चलो ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। तो साथियों आपको आगे भी सवाल आ रहा होगा कि ये किसके काल में हुई थी। तो साथियों ये हुई थी लॉर्ड रिपन। कौन वायसराय था उसमें, लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना सभी बच्चे, कोई भी साथी ना भूले, याद रखना साथियों। इसके बाद में हम चलते हैं 2011 की जनगणना में। अब बात आती है 2011 की जनगणना, जो हमारा मुख्य टॉपिक था। बेसिक नॉलेज हमने जनगणना का ले लिया है। अब हम चलते हैं 2011 की जनगणना में। अब साथियों 2011 की जनगणना में हमारे भारत की कितनी जनसंख्या हो गई थी। सबसे पहले तो ये दिमाग में आता हमारे कि कितनी गिनी हमने, कितनी जनसंख्या थी हमारी। तो साथियों 2011 की जनसंख्या में लगभग हम 121 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया सर। 121.08 करोड़ थी। आपको लगभग पूछेगा एग्जाम में, याद रखना साथियों सभी बच्चे, लगभग 121 करोड़। और याद अगर ऐसे बोले तो आप लिख लो अपनी किताब में कोष्टक में 121.8 करोड़। उसके बाद में साथियों अभी आपको देख के आ रही होगी, चलो सर आपने बता दिया 2011 में ये थी, तो 2001 में कितनी थी। तो 2001 में थी साथियों, 2001 में थी 101 करोड़ के समथिंग, 101 करोड़ के समथिंग। लगभग हमने 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ाई। अब साथियों 2021 में लगभग 150 करोड़ पहुंच जाएंगे हम। 150 करोड़ हमारी जनसंख्या पहुंच जाएगी साथियों। अब इसके बाद में साथियों हमारे दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर ये जनगणना ऐसे थोड़ी 1-2 दिन में हो जाती है, पहले प्रारंभ करनी पड़ती है, फिर रिजल्ट आता है इसका। तो हम प्रारंभ 2011 में करते हैं या 2011 में रिजल्ट आता है साथियों। 2011 में तो हमारा रिजल्ट आया था, उससे पहले हमने प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कर दी थी 2010 में हमने, 10 अप्रैल 2010।
2010 को ही हमने प्रारंभ कर दी थी। बाद में 2011 में जाकर हमने जो आंकड़ा था हमारी जनगणना का वो सबके सामने पेश कर दिया था साथियों, याद रखना साथियों। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 की जनगणना से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्लोगन क्या था। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? स्लोगन का मतलब समझ रहे हो ना आप? थीम क्या थी? जिससे लोगों को मोटिवेशन करें कि मेरी जनगणना मेरा अधिकार, अर्थात मेरे को गिनवाना मेरा अधिकार है, मैं गिनवाऊंगा अपने आप को, ताकि मैं सरकार के आंकड़े में आऊं। सरकार आगे चलकर जो भी आज हम देखते हैं सरकार हमें कई राहतें देती है, वो राहतें मेरे को मिल पाए और उसके अनुसार सरकार हमारे देश को विकसित करने की रणनीति बना पाए। तो इसका थीम थी मेरा अधिकार। मेरी जनगणना मेरा अधिकार साथियों। अब साथियों एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि इस जनगणना में लगभग कितने व्यक्तियों, मतलब कि आपको पता है साथियों, ऐसे तो है नहीं कि जनगणना अपने आप की नहीं की, उनके लिए कुछ कर्मचारी तो लगे होंगे। तो कितने कर्मचारी थे? तो कर्मचारियों की बात आती है जहां पर साथियों लगभग यहां इसमें 27 लाख कर्मचारी लगे थे। याद रखना साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे थे कितने कर्मचारी लगे, तो 27 लाख कर्मचारी लगे थे इस जनगणना में काम करने के लिए, 27 लाख कर्मचारी। और एक क्वेश्चन और है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में, इसमें प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हुआ था? 18 पॉइंट कुछ रुपए का खर्चा हुआ था साथियों, 18.19 रुपयों का खर्चा हुआ था प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति 18.19। अब आप लगा लीजिए इतना प्रति व्यक्ति और इतनी जनसंख्या, मतलब सरकार को जनगणना करने में कितनी कठिनाई होती है, कितने पैसे लगते हैं। आप सोच रहे हो जनगणना करने में कौन सा खर्चा लगता है? नहीं साथियों, बहुत खर्चा लगता है। आप सोचिए 27 लाख कर्मचारियों को भी दिए, उसके अलावा कुछ पुस्तकें भी होती है जिसमें वो लिख के ले जाता है, हाँ इस परिवार में इतने लड़के, इतनी लड़कियां, इतने इस उम्र के इतने लोग, इस उम्र के इतने लोग, उसके भी तो पैसे लगते हैं ना साथियों। उसके लिए पेन भी दिया जाता है, उनके लिए कुछ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है टीचर को। उन टीचरों को, जिन टीचरों को लगाया था उन्हें भी तनख्वाह दी थी। तो साथियों इस प्रकार प्रति व्यक्ति 18.19 रुपए सरकार को लगे थे साथियों। अब साथियों हमने बात कर ली लगभग जो 2011 की जनगणना थी उसकी बेसिक। अब हम बात करते हैं जनगणना की थी उसमें कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या थी, उसके बाद में उससे कम और सबसे कम जनसंख्या किसकी थी साथियों। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या क्रम राज्यों का, जनसंख्या का क्रम राज्यों का, मतलब कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में थी, उसके बाद में कौन से में थी, उसके बाद में कौन से में थी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या फर्स्ट नंबर, रैंक ऑफ फर्स्ट, पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश साथियों। जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला राज्य है साथियों। याद रखना साथियों, काफी बार एग्जाम में भी आता है, इसके बाद में आता है। आजकल सर साथियों एग्जाम में एक चीज हो रही है कि पहले नंबर का हर बच्चा पढ़ के जा रहा है, तो एग्जामिनर कुछ तो अलग करना होगा। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक ही ज्यादा पूछ रहा है। मैक्सिमम एग्जामों में अभी मैंने देखने के लिए एग्जामों में मिल रहा है कि दूसरे तीसरे नंबर पर ज्यादा जोर दे रहा है। तो साथियों आपको ज्यादा भी नहीं तो 4 से 5 जो शुरू के और 4 से 5 जो अंतिम के उन्हें याद रखना ही होगा।
तभी जाकर साथियों आपको फायदा होगा। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। याद रखना साथियों, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में है महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर है साथियों बिहार। रैंक ऑफ थर्ड बिहार, तीसरी रैंक आती है बिहार की। और चौथी रैंक आती है साथियों जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल। शॉर्ट में लिखता हूं साथियों, वेस्ट बंगाल। आपको मैंने शुरू के 4 बता दिए साथियों। पहले नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर भी याद रख लेना साथियों। और आप वैसे तो 4 तक ही पहुंचता है, पांचवा भी अपनी किताब में लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश। ये शुरू के 5 राज्य हैं जो जनसंख्या के मामले में है साथियों। जब 2011 की वो हुई थी जनगणना, परंतु साथियों एक दिक्कत आती है 5वें नंबर पर। 2011 की जनगणना के अंदर 5वें में आपको बहुत पता सकता साथियों, आंध्र प्रदेश में। परंतु दिक्कत वहां आती है 2011 की जनगणना में 5वें नंबर पर था, परंतु वर्तमान में देखा जाए ना तो शायद वो 7वें 8वें नंबर पर हो गया आंध्र प्रदेश। अब आप कह रहे हो साथियों कि सर वहां पर जनसंख्या कम कर ली गई। अरे साथियों वहां पर कम नहीं कर ली, उससे आपको एक राज्य अलग नहीं हुआ क्या? आप कैसे बोल रहे हो? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ क्या? हुआ ना? हाँ साथियों, तभी आज वो 6ठे या 7वें नंबर पे मेरे हिसाब से तो, और 5वें नंबर पे 2011 की जनगणना में था साथियों। याद रखना आप ये चीज। अब आती है साथियों सबसे कम वाले, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कम जनसंख्या वाले राज्य, कम जनसंख्या वाले राज्य। अब सबसे कम जो पहले नंबर पर, नीचे से सब पहले नंबर पर आने वाला राज्य है साथियों जनसंख्या के मामले में सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है साथियों। सिक्किम राज्य है, उसकी जनसंख्या सबसे, अरे साथियों सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है साथियों। उसके बाद में आती है साथियों दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। याद रखना साथियों, मैंने क्या था सेकंड नंबर का क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, याद रखना मिजोरम, भूलना मत साथियों। और तीसरे नंबर पर मैं ये लिख देता हूं ताकि आसानी से आप देख पाओ। तीसरे और चौथे नंबर की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। तो तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। चल प्रदेश। और चौथे नंबर पर आता है गोवा। ये साथियों क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा, ये जनसंख्या घनत्व अभी मैं बताऊंगा आपको। जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार आज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य के बारे में हमने बात कर ली साथियों। सब अपनी किताबों में नोट कर लो कि क्लास रोककर जो भी नोट्स बना रहे हैं। इसके बाद में साथियों हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों। बात आती है, चलो सर आपने राज्य की बात कर ली, आप हमें ऐसे बताइए कि जो यूटी है ना, यूटी का मतलब समझ रहे हैं आप? केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली यूटी कौन सी है? जहां पर सबसे ज्यादा, अर्थात ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है साथियों? तो आपको नो डाउट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली, आप देख रहे होंगे दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है साथियों। अब बात आती है दूसरे नंबर पर, याद रखिए आप पांडुचेरी। तीसरे नंबर पर आपके चंडीगढ़, ये भी याद रख लेना, आप लिख भी सकते हो अपनी काफी में। आप अगर अच्छी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी नोट करना जरूरी है साथियों। इसके बाद में बात आती है हमारी सबसे कम, ये ज्यादा की हो गई साथियों,
और फिर बात आती है कम की। भाई सर आपने ज्यादा तो बता दी, पर सबसे कम जनसंख्या वाली यूटी कौन सी है? तो है साथियों लक्षद्वीप। हाँ साथियों आप सही सोच रहे हो, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी है लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा वाली दिल्ली, सबसे ज्यादा वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आंध्र प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में साथियों हम नीचे चलते हैं तो आपके बोले सबसे कम वाला सिक्किम, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में गोवा। आपको टिप्स पे याद रखना है, अर्थात अंगुलियों पे याद रखना है, तभी आपको आसानी से कोई भी एग्जाम के कहीं भी पेपर में आप नहीं अटकोगे साथियों। निरंतर प्रयास करना होगा, बार बार इनको महीने 20 दिन से जैसे भी आपको टाइम मिले एक बार इस टॉपिक को रिवीजन कर लिया, आज इन 2-3 टॉपिक का रिवीजन कर लिया, आज इन 2-3 टॉपिक का रिवीजन कर लिया। साथियों आपको रिवीजन तो लगातार करता रहना पड़ेगा अगर आपको तैयारी अच्छी तैयारी करनी है, नंबर 1 वाली तैयारी करनी है। तो साथियों अब बात करते हैं हम लिंगानुपात। सभी को लिंगानुपात की परिभाषा तो हम छोटे क्लासों में तो है नहीं, अगर छोटे क्लासों में तो आप लिंगानुपात की परिभाषा भी याद कर सकते हो कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। साथियों आप समझ रहे होंगे कि जो 1000 पुरुषों पर हमने एक निश्चित 1000 पुरुष लिए, उन पर जितनी महिलाएं हैं उनको देखेंगे। अब आप समझ रहे होंगे अगर आपको पूछ लूं मैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था 943। आप समझ रहे होंगे साथियों 943 लोग, मतलब कि 57 लोग का विवाह नहीं होगा। सही है साथियों, केवल 943 लोगों का ही विवाह होगा। और इस समय तो विवाह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको इस जनसंख्या में आना है साथियों तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो पानी पड़ेगी। समझ रहे हो साथियों? तो आपको पूछ ले 2011 के अनुसार हमारा लिंगानुपात तो है 943। अब एक क्वेश्चन आता है साथियों, बहुत बार आता है कि देश में सर्वाधिक मतलब कि एक साथियों में थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं, 943। अब बात करते हैं साथियों कि सबसे वाला राज्य कौन सा राज्य है जिसकी लिंगानुपात सबसे अधिक? हम क्रम से पढ़ेंगे, एक नहीं पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, एक हम 2-3 पढ़ेंगे ताकि एग्जाम वाला कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। आज 1 नंबर वाला नहीं उठा रहा, पर याद तो हमें रखना पड़ेगा 1 नंबर वाला भी साथियों। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या लिंगानुपात बात करें तो साथियों केरल की है, फर्स्ट नंबर केरल राज्य है ना हमारा साथियों, उसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। कितना है? अब आप सोच रहे होंगे साथियों यहां पर तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। हाँ साथियों, यहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। और साथियों अगर हमें लिंगानुपात, हमारे देश का लिंगानुपात सुधारना है तो सबसे ज्यादा जरूरी होगी उसमें साथियों साक्षरता, अर्थात सभी को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो भी सबसे ज्यादा केरल की है। जो साक्षर होगा, शिक्षित लोग होंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे तो लड़का ही चाहिए, मुझे लड़की ही चाहिए। वो सभी को इक्वलिटी मतलब बराबर की समानता देंगे। तो साथियों सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। अगर आपको पूछ ले केरल के बाद में कौन सा राज्य आता है तो उसमें आता है साथियों नंबर 2 पर तमिलनाडु। नंबर 2 पर आता है कौन सा साथियों? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कितनी है? 996। मतलब यहां पर भी 4 रह गए, यहां पर भी क्या 4 रह गए। इसके बाद में साथियों तीसरे नंबर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, जिसकी लिंगानुपात है 993 साथियों। ये आपको 3 याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले, अर्थात कम लिंगानुपात वाले। तो सबसे कम लिंगानुपात
किस राज्य का है साथियों? तो वो है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात है साथियों लगभग क्या 879। 879 लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात। उसके बाद में साथियों हम उससे ऊपर करें कि पहले नंबर पर तो चलो वो हो गया, उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, जिसका लिंगानुपात है लगभग 889। याद रखना साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है साथियों। ये चीज हर बच्चे को याद रखनी है साथियों।